पॉलिटिकल साइंस की सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत, आमंड का सिद्धांत चल रहा था, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी। तो हमने देखा कुछ इनपुट्स होती हैं, कुछ आउटपुट्स होती हैं। इनपुट हमने पहले के चैप्टर में कर लिया था। आज हम करेंगे कि आमंड ने आउटपुट की कार्यक्षमताएं कितनी बताई है। देखिए, ये है कार्यक्षमताएं। कार्यक्षमता का अर्थ ये होता है कि सरकार द्वारा जो पूर्ति की जाती है वह क्षमता, सरकार द्वारा पूर्ति, है ना। तो जनता द्वारा की क्या जाती है, मांग की जाती है। तो और सरकार, जनता क्या करती है, हमेशा मांग करती है, सरकार करती है पूर्ति। तो सरकार क्या पूर्ति कर सकती है, कितनी पूर्ति कर सकती है, कौन कौन सी व्यवस्थाओं में सरकार पूर्ति करती है, तो आज हम ये करेंगे। आमंड ने बताया कि 4 प्रकार की मुख्य रूप से यहाँ पे हमने देखा है। आमंड क्या कहता है, व्यवस्थाएं 4 प्रकार की होती हैं, जैसे साम्यवादी व्यवस्था, तानाशाही व्यवस्था, सर्वाधिकारवादी व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था। देखिए, आमंड ये कहता है मुख्य रूप से 4 प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। साम्यवादी व्यवस्था, तानाशाही व्यवस्था, सर्वाधिकारवादी व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था। सर्वाधिकारवादी, तानाशाही ऑलमोस्ट सेम होती हैं, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की व्यवस्थाएं आमंड ने बताया लगभग होती है, प्रमुख रूप से होती है। तो इन्होंने बताया कि जो पूर्ति है वो कैसे होती है। पूर्ति में ये कहते हैं कि 4 प्रकार की ही पूर्ति सरकार करती है। सरकार द्वारा मांगों की पूर्ति को क्षमता कहते हैं, अर्थात मांग, जनता की मांग को पूर्ण करने की क्षमता कितनी है, जनता की मांगों की पूर्ति करने की क्षमता कहलाती है कार्य क्षमता, कैपेबिलिटी। तो सरकार की कैपेबिलिटी कितनी है, तो 4 प्रकार की व्यवस्था होती है। और इन्होंने बताया जो पहले प्रकार की क्षमता है वह है वितरणात्मक क्षमता, ठीक है। अब वितरणात्मक यानी डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना। मतलब जो हित के संसाधन है और लाभ है, इन सब का क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसी ये कौन सी व्यवस्था में है, साम्यवादी। साम्यवादी व्यवस्था में होता क्या है, संसाधन सरकार द्वारा वितरित होते हैं। सरकार स्वयं क्या करती है, संसाधनों को वितरित करती है। तो इन्होंने बताया कि जो वितरित व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था है, उसमें वितरण की क्षमता अधिक पाई जाती है। सरकार हित के जो भी संसाधन है, लाभ है, उनका वितरण करती है। उसके बाद में विनिमय क्षमता, विनियम का अर्थ क्या है, नियम बना देना, अर्थात रेगुलेटिव। देखो, रेगुलेटर होता है पंखे का रेगुलेटर, हम क्या करते हैं उसको नियंत्रण में करते हैं, 5 नंबर पे, 2 नंबर पे, 1 नंबर पे। तो रेगुलेट क्या करता है, यानी नियंत्रित में, जहां जनता की मांगों को नियंत्रण में रखा जाता है, यानी तानाशाही व्यवस्थाओं में हिटलर है, मुसोलिनी है, ये जनता की मांगों को क्या करते हैं, नियंत्रण में रखते हैं, जनता को नहीं चलने देते, बल्कि अपने द्वारा नियम बनाते हैं। विनियम यानी नियम बनाते हैं। उसके बाद में आता है दोहन। देखिए, दोहन का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे एक्सट्रैक्टिव है, यानी जो प्राकृतिक संसाधन है और मानवीय संसाधन है। अब मानवीय संसाधन यानी मनुष्यों को कैसे समझा जाएगा, एक मशीन समझा जाएगा। और यहाँ पे ये जो दोहन क्षमता है, यहाँ पे मनुष्य का और प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कैसे करेंगे, दोहन करेंगे, उनसे बहुत अधिक काम करवाएंगे, उनको अधिकार नहीं बल्कि उनकी ड्यूटीज़ ही बताएंगे।
ये किस में चलती है? सर्वाधिकारवादी में। सर्वाधिकार किसका है? सरकार का। सारे का सारा अधिकार तो है सरकार को, और कर्तव्य किसका है? मनुष्य का। तो ये जो दोहन क्षमताएं होती है, यह तानाशाही भी और सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में पाई जाती है। अब देखो, सबसे ज़्यादा अच्छी व्यवस्था होती है प्रत्युत्तर, रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का अर्थ क्या है? सरकार जनता के द्वारा की गई मांगों को क्या करेगी? उत्तर देगी कि हम तुम्हारे मांग की पूर्ति कर रहे हैं, और पूर्ति करेगी, और जो पूर्ति नहीं हो पा रही है उसके बारे में बताएगी, उत्तर देगी कि ये पूर्ति हम इस काल में कर देंगे, और ये पूर्ति हम इस वजह से नहीं कर पाए हैं। और ऐसे करके ये जो प्रणाली लोकतांत्रिक प्रणाली में पाई जाती है, और यह उदार पूंजीवादी व्यवस्था में ये क्षमता पाई जाती है। तो देखिए, आमंड ने ही सबसे पहले राजनीतिक व्यवस्था का क्षमता सिद्धांत दिया। ठीक है, कैपेबिलिटी थ्योरी। राजनीतिक व्यवस्था 4 प्रकार की बता दी, सर्वाधिकारवादी बता दी, तानाशाही, साम्यवादी, लोकतांत्रिक। और जो तानाशाही है उसमें नियम बनाकर तानाशाही की जाती है, और दोहन में सर्वाधिकार तो सरकार के पास में रहता है और फिर दोहन किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर में क्या है? लोकतांत्रिक प्रणाली में ये सबसे अच्छी व्यवस्था बताई है। वितरण में साम्यवादी व्यवस्था में वितरण होता है। तो हमने आज देखा कि आमंड के द्वारा 4 प्रकार की विनिमय, वितरण, दोहन और प्रत्युत्तर क्षमताएं बताई गई है। आज हमारा संरचनात्मक प्रकारात्मक का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे ईस्टर्न के मॉडल, आगत निर्गत मॉडल, है ना, इनपुट आउटपुट मॉडल, और आमंड का स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी में अंतर क्या है। तो देखिए, कुछ अंतर है और कुछ समानताएं हैं। तो एक तो बात है कि जो ईस्टर्न था उसने इनपुट व आउटपुट दोनों को महत्वपूर्ण माना था। ठीक है, लेकिन आमंड ने क्या किया? इनपुट को महत्वपूर्ण मानता है, आउटपुट का केवल वर्णन कर देता है, क्योंकि इनपुट अच्छी होगी तो इनपुट के आधार पे आउटपुट है, मांगे उठेगी तो पूर्ति है। तो आमंड ने किसका अधिक ध्यान दिया है? इनपुट का, लेकिन ईस्टर्न ने दोनों का अधिक ध्यान दिया है। फिर आमंड क्या कहता है कि गैर सरकारी यानी अनौपचारिक संस्थाएं, अनौपचारिक संरचनाओं का भी, जैसे हमने किया था राजनीतिक समाजीकरण, तो राजनीतिक समाजीकरण किसने किया? परिवार ने किया, है ना। भर्ती सब परिवार ने किया, विद्यालय ने किया, मित्र मंडली ने किया, तो ये सब हमने देखा था। तो यहाँ पे ये केवल सरकारी नहीं बल्कि गैर सरकारी या अनौपचारिक संरचनाओं को भी ध्यान में रखता है आमंड। लेकिन यहाँ पे यदि हम ईस्टर्न की बात करते हैं तो वह इतना ज़्यादा महत्व अनौपचारिक संस्थाओं को नहीं देता है। फिर आता है ईस्टर्न क्या है? संरचनाओं को रूपांतरण प्रक्रिया, जो रूपांतरण यानी प्रोसेस जहाँ होता है वो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को महत्वपूर्ण मानता है, जबकि ईस्टर्न आमंड की संरचनाओं की बजाय कार्यों को, यहाँ पे ये कहते हैं कि कार्य कितने महत्व हैं। आमंड कहता है केवल हमें संरचनाएं नहीं बल्कि उसके कार्य। इसी वजह से तो आमंड के सिद्धांत का नाम स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी है। संरचनाएं और प्रकार्य को अधिक ध्यान में रखता है। तो हमने ये देखा है कि आमंड और ईस्टर्न के बीच में क्या क्या डिफरेंस थे। और एक क्या है, उन्होंने भी इनपुट बताया, इन्होंने भी इनपुट बताया, उन्होंने भी आउटपुट बताया, इन्होंने भी आउटपुट। तो आज हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। डेविड ईस्टर्न का संरचनात्मक, डेविड ईस्टर्न का इनपुट आउटपुट मॉडल और आमंड का संरचनात्मक
फंक्शनल थ्योरी। तो मैं ये चाहती हूँ बेटा तुम इसका स्क्रीनशॉट लेके और अच्छे से नोट्स बनाओ, और ये सब 4 प्रकार की मांगे कौन सी थी, 4 प्रकार की पूर्ति कौन सी थी, ये सारे के सारे कार्य कौन कौन से आए थे। हमने देखा था इनपुट में 4 प्रकार के कार्य थे, और जो कार्य संरचनाएं कर रही थी वो कौन कौन सी थी, अनौपचारिक संरचनाएं कौन सी है, ये सारा का सारा तुम्हें स्पष्ट रूप से आना चाहिए। इस टॉपिक का तुम स्क्रीनशॉट लेके और अच्छे से तुम अपनी पढ़ाई शुरू करें और नोट्स बनाएं, ताकि तुम्हें फ्यूचर में बहुत अधिक बेनिफिट मिल सके। तो इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए तुम रेडी हो जाओ। और किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम यदि सब्जेक्ट से संबंधित आती है तो तुम मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे डिस्कस कर सकती हो। पढ़ाई से संबंधित कोई भी तुम्हें समस्या आती है तो अपन उस समस्या का मिलजुल के समाधान करेंगे।